हेलो, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी मित्रा में। मैं हूँ आकाश और आज हम भारत के संविधान पर तीसरा लेक्चर में बात करेंगे। अभी तक हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके भारत शासन अधिनियम 1833 तक के अधिनियम पर बात कर ली थी। आज हम उससे आगे बात करेंगे। 1853 का अधिनियम। इस अधिनियम के मुख्य बिंदु इस प्रकार है। ब्रिटिश सरकार जब चाहे तब शासन समाप्त कर दे। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिनियम में उसे हर बार 20-20 वर्ष के लिए व्यापार करने के लिए एक अधिकार दिया जाता था, लेकिन 1853 के अधिनियम में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि ब्रिटिश सरकार जब तक चाहे तब तक ही कंपनी भारत में शासन कर सकती है। दूसरा पॉइंट, इस अधिनियम द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या को 24 से घटाकर 18 कर दिया गया। आप लोगों को पता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान आविर्भाव हुआ था। अब इस संस्था में 24 सदस्यों से उसकी संख्या 18 सदस्य की कर दी गई। नंबर 3 पॉइंट, सरकारी सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षा अनिवार्य है। इस अधिनियम में कहा गया कि अब जो भी सरकारी सेवा होगी उसमें प्रतियोगी परीक्षा होगी। किसी भी व्यक्ति को सरकारी सेवा में तब नौकरी दी जाएगी, पहले प्रतियोगी परीक्षा ली जाएगी। चौथा पॉइंट, विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य का दर्जा। 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने बात की थी कि विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य का दर्जा नहीं दिया गया था और पहले विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले बने थे। अब उस विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया गया। अब गवर्नर जनरल की परिषद में एक गवर्नर जनरल और 4 अन्य सदस्य हो गए। ये वही वाली बात हो गई जैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में 4 अन्य सदस्य थे। अब गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी और विधायिका के लिए अलग अलग सदस्य संख्या निर्धारित की गई। ये 5 सदस्य मिलकर कार्यकारिणी के रूप में काम करते थे, यानी कि कार्यकारिणी में 1+4 सदस्य थे। लेकिन जब इनको कोई नियम बनाना होता था, अर्थात विधायिका की तरह काम करना होता था, तो ये 5 सदस्य तो होते थे, लेकिन इसके अलावा एक चीफ ऑफ कमांड और उसके अलावा 6 अन्य सदस्य मनोनीत किए जाते थे। आप सभी को पता है कि जैसे प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद आज के टाइम पे कार्यकारिणी है और संसद, लोकसभा और राज्यसभा विधायिका के रूप में काम करती है। ऐसे ही कार्यकारिणी के रूप में कार्य करने के लिए गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य होते थे, लेकिन जब इनको विधायिका के रूप में काम करना होता था तो ये 5 सदस्यों के साथ एक चीफ ऑफ कमांड को उसमें जोड़ा जाता था। इसके अलावा 6 मनोनीत सदस्य भी
उसमें जोड़े जाते थे। इन 6 मनोनीत सदस्य में 2 सुप्रीम कोर्ट के जज थे। इसके अलावा 4 सदस्य, एक बंगाल से, एक मुंबई से, एक मद्रास से और एक आगरा से मनोनीत किए जाते थे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1853 के अधिनियम में कहा गया कि ब्रिटिश सरकार जब तक चाहे तब तक ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर सकती है। इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। इसमें सरकारी सेवाओं में अब नामजदगी का सिद्धांत खत्म करके प्रतियोगी परीक्षा से पद भरने अनिवार्य कर दिए गए और इसमें जो 1833 के अधिनियम में विधि सदस्य चुना गया था, जिसको वोट देने का अधिकार नहीं था, अब उसको पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया गया और इस प्रकार गवर्नर जनरल की परिषद में एक गवर्नर जनरल और 4 अन्य सदस्य होते थे। निर्णय बहुमत से होता था। कार्यकारिणी के रूप में ये 5 सदस्य काम करते थे, लेकिन जब विधायिका के रूप में काम करना होता था तो इसका प्रसार कर दिया जाता था और 7 अन्य सदस्य जोड़ दिए जाते थे। भारत शासन अधिनियम 1858। पहला पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त, क्राउन का सीधा शासन प्रारंभ। आप सभी लोग जानते हो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और सीधा क्राउन के अंतर्गत भारत के शासन को ले आए। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया गया तो इसकी हेल्प के लिए 2 संस्थाएं होती थी। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिसमें 18 सदस्य हो गए थे और दूसरी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ही समाप्त हो गया तो अब इन दोनों संस्थाओं का कोई औचित्य नहीं था, इसलिए इन दोनों संस्थाओं को भी समाप्त कर दिया और इनकी जगह एक भारत राज्य परिषद पद का गठन किया गया और उसकी हेल्प के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद बनाई गई। भारत राज्य परिषद ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्य भारत परिषद बनाई गई। यह ब्रिटेन में रहकर कार्य करते थे, अर्थात इनका ऑफिस ब्रिटेन में था और इनका खर्चा यानी कि इनके वेतन भत्ते भारत से दिए जाते थे, भारत से दिए जाते थे, जिसे होम चार्जेज कहा जाता था। जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म हो गया तो द्वैध शासन भी समाप्त हो गया। मैंने आपको 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में बताया था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल 2 संस्थाएं बनाई गई थी, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक कार्य देखते थे
और बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य देखते थे, जिससे द्वैध शासन प्रारंभ हो गया था कंपनी के अंतर्गत। अब जब ये दोनों संस्था ही समाप्त हो गई तो द्वैध शासन का अंत हो गया। तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट, अब भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। अब यहाँ मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जो व्यक्ति बंगाल का अंतिम गवर्नर होगा वही व्यक्ति बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनेगा। वारेन हेस्टिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने आपको यह बताया है। इसी प्रकार 1833 के अधिनियम में हमने आपको भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम बताया है और लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो यही लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे और वही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इसी प्रकार लॉर्ड कैनिंग 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत के प्रथम वायसराय बने और यही व्यक्ति भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अब जैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आप इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के गवर्नर जनरल अंतिम और प्रथम वायसराय कैनिंग बने। इस अधिनियम के द्वारा मुगल शासन समाप्त कर दिया गया। एक बार और देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया तो उसकी दोनों संस्थाएं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया। अब सीधा प्रशासन क्राउन के हाथ में आ गया और क्राउन ने इसके लिए एक भारत राज्य परिषद पद का गठन किया और उसकी सहायता के लिए भारत परिषद नाम की संस्था बनाई जो 15 सदस्यों से बनी होती थी। इसका ऑफिस ब्रिटेन में लंदन में होता था और इनके वेतन भत्ते भारत से दिए जाते थे जिसे होम चार्जेज कहा जाता था। भारत के प्रथम वायसराय कैनिंग बने और इस अधिनियम के द्वारा नाम मात्र की मुगल सत्ता को समाप्त कर दिया गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अठारह 1861 का अधिनियम, जैसे भारत परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। पहला पॉइंट, वायसराय की कार्यकारिणी में एक और सदस्य जोड़ा गया। अब कुल मिलाकर एक वायसराय और 5 अन्य सदस्य हो गए। इसे भी 2 कार्य करने होते थे, एक कार्यकारिणी की तरह और एक विधायिका की तरह। कार्यकारिणी में ये एक वायसराय और 5 अन्य सदस्य होते थे, लेकिन जब यह विधायिका की तरह काम करता था तो ये 5 सदस्य तो होते थे, लेकिन इसके अलावा 6 से 12 सदस्य
मनोनीत किए जाते थे, जिसमें से आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना अनिवार्य था। अर्थात ये 6 सदस्य कार्यकारिणी की तरह काम करेंगे, लेकिन जब इनको विधायिका की तरह काम करना होता था तो इनको कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 अन्य सदस्य अपने साथ जोड़ने होते थे, और इनमें भी आधे सदस्य गैर सरकारी होते थे। अर्थात यहाँ इन्होंने गैर सरकारी सदस्य का मतलब है ऐसे सदस्य जो ईस्ट इंडिया कंपनी में न हो, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी न हो। यहाँ से भारतीयों को विधायिका के रूप में काम करने का अवसर मिला, और सर्वप्रथम 3 भारतीयों को 1862 में कार्यकारिणी की विधायिका के रूप में जोड़ा गया। वो 3 सदस्य थे सर दिनकर राव, पटियाला के महाराजा और बनारस के राजा। कार्यकारिणी में सर्वप्रथम विधायिका में काम करने के लिए 3 सदस्यों को जोड़ा गया सन 1862 में, और ये 3 सदस्य थे सर दिनकर राव, पटियाला के महाराजा और बनारस के राजा। और यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा पॉइंट, मुंबई व मद्रास प्रेसिडेंसी को विधि निर्माण की शक्ति वापस दे दी गई। 1833 के अधिनियम में मैंने आपको बताया था कि गवर्नर जनरल ही पूरे भारत के लिए विधि का निर्माण करता था, अर्थात वहाँ पर एक केंद्रीकृत व्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। लेकिन इस अधिनियम से उस केंद्रीकृत व्यवस्था को दोबारा से विकेंद्रीकरण करना प्रारंभ किया, और मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को अपने लिए विधि बनाने की शक्ति दे दी गई। लेकिन यह विधि तभी लागू होती थी जब वायसराय और भारत शासन परिषद अपना अनुमति दे। तीसरा पॉइंट, इस अधिनियम में वायसराय को अध्यादेश देने की शक्ति दे दी गई, और अध्यादेश की कुल सीमा 6 माह होती थी। चौथा पॉइंट, इस अधिनियम द्वारा संविभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम प्रारंभ किया गया। इसका मतलब है एक मंत्री एक से अधिक विभाग अपने पास रख सकता है। पांचवा पॉइंट, इस अधिनियम द्वारा भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 पारित किया गया, और इसके द्वारा 3 हाई कोर्ट का निर्माण किया गया, जिसमें एक हाई कोर्ट कलकत्ता में, एक मद्रास में और एक मुंबई में सन 1862 में बनाए गए। एक बार और देख लेते हैं। 1861 के अधिनियम, अर्थात इसे 1861 का भारत शासन अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम में वायसराय की कार्यकारिणी में एक और अन्य सदस्य को जोड़ा गया। अब कार्यकारिणी में एक वायसराय और 5 अन्य सदस्य होते थे। यह जब कार्यकारिणी के रूप में काम करती थी तो ये 6 के 6 सदस्य मिलकर काम करते थे, लेकिन जब इसको विधायिका के रूप में काम करना होता था तो इन 6 सदस्यों के अलावा 6 से 12 सदस्य
मनोनीत किए जाते थे, जिनमें से आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना जरूरी था। अब इस विधायिका में प्रथम 3 भारतीयों को 1862 में चुना गया और वो 3 भारतीय थे सर दिनकर राव, पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा। अधिनियम के द्वारा मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधि निर्माण की शक्ति वापस दे दी गई और इनके द्वारा बनाई गई विधि तभी लागू हो सकती थी जब वायसराय और भारत शासन परिषद अनुमति दे दे। इसके अलावा इस अधिनियम में के द्वारा वायसराय को शक्ति दे दी गई कि वह अध्यादेश ला सकते हैं और अध्यादेश की सीमा 6 माह होती थी। इसके अलावा इस अधिनियम में संविभागीय प्रणाली को मान्यता दे दी गई। संविभागीय प्रणाली को पोर्टफोलियो सिस्टम कहा जाता है। इसके अलावा इस अधिनियम में भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 पारित किया गया और उसके द्वारा 1862 में 3 न्यायालय कलकत्ता हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट और मुंबई हाईकोर्ट की स्थापना की गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। $1892 का अधिनियम, यह अधिनियम केवल विधान परिषद की शक्तियों, उसका अधिकार और उसकी संरचना की जानकारी देने के लिए लाया गया था। इस अधिनियम में बताया गया कि अब जो वायसराय की विधायिका होगी उसमें 10 से 16 सदस्यों को जोड़ा जाएगा। अभी तक वायसराय की कार्यकारिणी में 1+5 सदस्य होते थे और जब वह विधायिका के रूप में कार्य करता था तो उसमें 6 से 12 अन्य सदस्यों को जोड़ा जा सकता था। लेकिन इसमें विधायिका का थोड़ा प्रसार किया गया और 6 से 12 की जगह अब सदस्यों की संख्या 10 से 16 कर दी गई और आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना जरूरी था। इन सदस्यों को, जो इनमें गैर सरकारी सदस्य होते थे, उन्हें अप्रत्यक्ष और सीमित चुनाव द्वारा चुना जाता था। लेकिन इसके लिए भी मनोनीत वर्ड यूज किया जाता था। यहाँ पर चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन प्रथम बार अप्रत्यक्ष चुनाव इसी अधिनियम में देखे गए हैं। इसके अलावा जो भारतीय यहाँ पर चुने जाते थे उनको बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन वह पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। इसके अलावा कोई अति महत्वपूर्ण विषय पर भी प्रश्न पूछे जा सकते थे, लेकिन इसकी जानकारी 6 दिन पूर्व देना जरूरी था। एक बार और देख लेते हैं 1892 का अधिनियम, जिसे भारत परिषद अधिनियम 1892 कहा जाता है। इस अधिनियम में केवल विधान परिषद की शक्तियों, संरचनाओं और अधिकारों का वर्णन किया गया है। इस अधिनियम में बताया गया है कि वायसराय की कार्यकारिणी जब विधायिका के रूप में काम करेगी तो वो कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 सदस्यों को मनोनीत कर सकती है। यहाँ पर आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना जरूरी था और गैर सरकारी सदस्यों को अप्रत्यक्ष और सीमित चुनाव द्वारा चुना गया, लेकिन यहाँ पर चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, यहाँ पर मनोनीत शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो प्रथम चुनाव कहाँ देखे गए हैं तो 1892 का अधिनियम, जहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनाव देखे गए। इसके अलावा जो ये सदस्य चुने जाते थे इनको 2 शक्तियाँ दी गई। पहला, ये
बजट पर प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। दूसरा, अगर कोई लोकहित का मुद्दा है तो ये 6 दिन पूर्व वायसराय की कार्यकारिणी को इसकी सूचना देकर उस पर भी प्रश्न पूछ सकते थे। आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। प्लीज़ सपोर्ट करें।